सिर्फ हरियाणा सरकार का नहीं है, आज का मुख्य उद्देश्य 9 साल जो केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं उसके बारे में आपसे बातचीत करना था। ये आपके बीच में रहेंगे, आप इनसे फिर बात करते रहना। मंत्री जी, आपने एक बात कही थी कि हम तेल उत्पादन में हमारा बहुत बढ़िया काम चल रहा है, एथेनॉल मिलेगा, लेकिन आप अगर एक हिसाब देखें महंगाई के हिसाब से क्या लीटर भाव है तेल का, आम लोगों को तो अपनी जेब से वो पैसा देना, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हो? देखिए, आपको 2009 से 14 की महंगाई की दर देख लो और हमारी देख लो, और एक उस समय 2014 में कितने रुपए पेट्रोल डीजल में जाए, आज कितने हैं, ये दोनों चीज़ों का आप कंपैरिजन कर लो कि उस समय क्या थे और बाकी महंगाई की दर इस सरकार में 9 साल में आज़ाद भारत के इतिहास में अगर आप एवरेज निकाल लेंगे तो सबसे कम महंगाई की दर मोदी सरकार के दौरान रही है। और मैंने कहा कि इसी हमने इथेनॉल को बढ़ावा दिया है, कई लाख करोड़ की बचत है विदेशी मुद्रा की, चूँकि 10% कूद चुके हम। जब हमारी सरकार आई मात्र 2% इथेनॉल की मिक्सिंग थी देश में, आज 10% है, 2025 तक 20% ले जाना है, उसके बाद अगला टारगेट ये सरकार तय करेगी। जी, एमएसपी अनाउंस की गई है और शाहबाद में किसान भी एमएसपी ही मांग रहे थे जी, कहाँ दिक्कत आ रही, क्यों एमएसपी नहीं मिल रही? देखिए, केंद्र सरकार 22 फसलों की एमएसपी और 23वीं गन्ने की एफआरपी डिक्लेयर करती है। इन 22 फसलों में केंद्र सरकार गेहूं और चावल की सीधी खरीद करती है, जो हरियाणा में हर जगह हो रही है और शायद पिछली सरकारों से कई गुना ज़्यादा हो रही है, कहीं ये कोई समस्या नहीं। उसके अलावा जो फसल हैं जिनकी एमएसपी 20 की ओर करती है केंद्र सरकार डिक्लेयर, वो ज़्यादातर प्रदेश सरकारें उसकी खरीद करती हैं। हरियाणा में मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब फसलों खरीद हुई है, लेकिन आपका हरियाणा ऐसा प्रदेश है कि बाजरा बेचने के लिए तो राजस्थान का किसान आता है और धान और गेहूँ बेचने के लिए उत्तर प्रदेश का किसान आपके प्रदेश में आता है। ये सूरजमुखी पे बात थी, इसके ऊपर कल निर्णय हो चुका कि खरीद होगी। कई बार इन बातों में चूंकि ये खरीद रेगुलर नहीं होती, जब इसमें कई बार रेट एमएसपी से नीचे आ जाते हैं तो सरकार इसमें बीच में कूदती है, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन अगर किसान की बात करो, मैं कृषि राज्य मंत्री रहा हूँ दोस्त, जब 2014 में मैं इस मंत्रालय में गया तो पूरे देश का कांग्रेस ने जो बजट दिया था उस साल 22,000 करोड़ रुपये बजट था इस पूरे मंत्रालय का, कृषि मंत्रालय का। और आज कृषि मंत्रालय का बजट 2 मंत्रालय बन गए, इनमें हस्बेंड्री अलग हो गया। कृषि मंत्रालय का बजट है 1,25,000 करोड़ रुपए और मेरे मंत्रालय का एनिमल हस्बेंड्री का जो 2014 में 1,500 करोड़ बजट था ना, उसमें एक योजना एफएमडी वैक्सीनेशन की 12,500 करोड़ की है। तो इतना अंतर किसान के लिए आया है। भाषण तो पहले अगर किसान की सब समस्याएं दूर होगी होती 60 साल में जो कांग्रेस ने राज किया, हमें तो 9 साल हुए राज में। मैं तो नहीं कहता कि 9 साल में सब चीज़ें ठीक होगी, लेकिन पहले से बहुत बेहतर करने का प्रयास इस सरकार ने किया और बेहतर होगा। सर 9 साल में सर प्लीज 9 साल में सर 13 महीने का आंदोलन किया किसानों ने, अब भी लाठीचार्ज हो रहे हैं किसानों के ऊपर, और आप ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। आप कंपैरिजन करते हैं पुरानी सरकार से, तो ये क्या है फिर? देखिए, 13 महीने का आंदोलन में कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ, पूरी दिल्ली घेरी रखी। किसान के प्रति सेंसिटिव इतनी है सरकार कि दिल्ली के बॉर्डर बंद होते हैं, कहीं बल प्रयोग नहीं हुआ। आखिर में उनकी मांग मानी, वो अलग मुद्दा है कि भविष्य में आप भी कहेंगे मेरे यहाँ के किसान भी थे, लेकिन इस साल जब हरियाणा सरकार ने रोक दिया ना बॉर्डर कि नहीं यूपी की जीरी नहीं आएगी, तो वही किसान नेता थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम भी तो यही कहते कि किसान को अपना उत्पाद ले जाने की आज़ादी है, कहीं भी जाके बेच सके, यही तो सरकार ने अलाउ किया था। और अब फिर वही किसान नेता वही बात मांग रहे हैं हमसे जिस बात के ऊपर आंदोलन चला। पहले मैं किसान के ऊपर लाठीचार्ज को कहीं जायज़ नहीं ठहराता, कभी भी नहीं ठहराता। कल क्या परसों वहाँ क्या परिस्थितियाँ रही वो उसकी जानकारी मुझे तो इतनी है नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है, लाठीचार्ज को अवॉइड हमेशा करना चाहिए। और मैंने कहा कुछ बात तो किसान सरकार को आप कोई तो टाइम दोगे। ऐसा कौन सा मुद्दा हो सकता है इस देश में के हर मुद्दे के ऊपर आप बिल्कुल, जब हाईवे के जाम में आप फंसते 6 घंटे तो शायद आप मुझे बात ना कहते। कहीं ना कहीं बातचीत से भी कुछ समस्याओं का सुलझाना होना चाहिए। सरकार को एक मौका तो दोगे कि सीधा के सीधा जाके हर व्यक्ति अगर बैठने लगेगा तो फिर तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा दोस्त। अच्छा, आपने कहा कि 9 साल में सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन हाल ही में कर्नाटक का चुनाव हुआ था, वहाँ कर्नाटक का चुनाव हुआ, वहाँ पार्टी आ रही। आज के ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर, आरएसएस के जो एफिलिएटेड मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उसने कहा कि मोदी करिश्मा और हिंदुत्व नॉट एनफ टू विन इलेक्शन। देखिए, प्रदेश के चुनाव का अपना मिजाज है और केंद्र के सरकार चुनाव का अपना मिजाज है। 2018 में हम 3 प्रदेश हारे थे, आपके बिल्कुल पड़ोस का राजस्थान भी हारे थे,
4 महीने बाद लोकसभा हुई, 25 की 25 लोकसभा हम जीत गए। छत्तीसगढ़ भी जीतते, मध्य प्रदेश भी जीतते। हरियाणा में अगर लोकसभा के हिसाब से लगाओगे तो 10 की 10 सीटें जीतते थे, और शायद विधानसभा की भी 75 के करीब, 75 उस हिसाब में। लोकसभा के हिसाब में आप निकालोगे तो हर चुनाव का अपना मिजाज होता है। जब लोकसभा आता है ना, तो आप सिर्फ सांसद नहीं चुनते, आप केले अरविंद शर्मा को नहीं चुनते, आप ये ध्यान में रख कर वोट देते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। चूंकि देश को सांसद नहीं, प्रधानमंत्री चलाता है, सांसद तो उसमें सहयोग करते हैं। और जब चेहरा मोदी जी का आता है तो सामने ये नहीं पता विपक्ष के पास कोई चेहरा है भी नहीं। ये जो भानुमति का कुनबा है ना, ये पहले भी कई बार जनता देख चुकी, और देश स्थायित्व चाहता है। आंतरिक सुरक्षा के मामले में, विदेश नीति के मामले में, हर व्यक्ति ये देखता है कि टेररिज्म का दौर कैसा था इस देश में, जब हर महीने बम विस्फोट होते थे अलग अलग जगह, जब बाहर से आतंकवादी आकर आक्रमण करते थे और यहाँ से सिर्फ पाकिस्तान को धमकी दी जाती थी हिंदुस्तान से। वो दौर भी आंतरिक सुरक्षा का मामला लीजिए, पूरे देश में आज क्या हालात है और जब क्या हालात थे। तो आम आदमी जब वोट देने के लिए जाएगा केंद्र सरकार की, तो मोदी जी के अलावा मुझे नहीं लगता उसके पास कोई विकल्प होगा। सतपाल मलिक को कह रहे पुलवामा जिस तरह अटैक वो एक साजिश थी, उस पर जवाब नहीं दे रहे, उनको बार-बार कह रहे कि उसमें क्या उसके बारे में मैं बोलूँ जिसने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, और क्या उसके जब पद पर आ जब तो कभी उसके कुछ याद नहीं आया। आप उसके बारे में कहना चाहते हैं जो इमरजेंसी में एक नेता था, इमरजेंसी में जो कांग्रेस में शामिल हुआ था सरकार के दबाव में, उनको वही थे जिनका आप नाम ले रहे लोकदल से चौधरी चरण सिंह को छोड़ के। और उसके बाद कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें वे नहीं रहे, और जब 5 साल पद पर रहे तो कुछ याद नहीं आया, पूरा हो गया। पद से उठाते देश की सुरक्षा पर सवाल उठाना, जिसका इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा, उसको बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप हमसे खिलाफ हो सकते हैं, खूब हमारी निंदा कर सकते हैं, हमारी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, पर देश के इस तरह के सवाल देश बर्दाश्त नहीं करेगा। चलो एक सेकंड सर, बेटियों के मामले में फजीयत हुई है, आपको नहीं लगता कि ये इतना लेट कर दिया आप लोगों ने, अब भी कुछ नहीं किया जा रहा है? हाँ, विलम्ब हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि कल इसका हल निकला है, और हल ऐसा निकला है कि शायद जो हमारे पहलवान हैं वे भी संतुष्ट हैं। तो विलम्ब जरूर हुआ है। गिरफ्तारी होगी ब्रजभूषण की? वो तो वही बात कर रहे थे, वही बता पाएंगे जब कल बात हुई उनकी। गृहमंत्री के जाने के बाद भी मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही है जी, वहाँ 2 समुदाय के बीच में झगड़ा है जिसमें काफी विकराल रूप धारण कर गया। क्या कारण है ऐसा वहाँ? देखिए, मैं वहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। इतना पता है कि गृहमंत्री 3 दिन रह का है, और सरकार पूरी गंभीरता से उस पर काम कर रही है। और नॉर्थ ईस्ट में इस हिंसा को अगर आप छोड़ दें तो 9 वर्ष में नॉर्थ ईस्ट में हर जगह हिंसा थी, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं। ये भी आपसी झगड़ा है, कोई आतंकवाद या वो नहीं, जिस तरह के कई बार हो जाते हैं। सरकार उस पर पूरा प्रयास कर रही है। देखिए, राहुल गांधी ने महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के मुद्दे उठाते थे, उनके उठाने के तरीके में और राकेश टिकैत में कितना अंतर है? सबके अपने अपने तरीके हैं दोस्त, उनका अपना तरीका था, राकेश जी का अपना तरीका है। महेंद्र सिंह टिकैत की एक बात तो मेरे याद है कि जब आप किसी धरना या प्रदर्शन करें, 1 रुपये की बात करें, 25 पैसे किसान के लिए ले लें और 75 पैसे छोड़ दें, अगली लड़ाई की तैयारी करें, वो अपने भाषण में बात कहते थे। हमेशा मैंने उनके भाषण सुने हैं। और देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत का बहुत बड़े नेता थे, वो तो एक तरह से संत थे, आप ये कह सकते हैं। मंत्री जी, राहुल गांधी ने कहा देश में गरीब और ऐसा महसूस कर रहे हैं, डरे हुए, भयभीत है। सबसे ज़्यादा भयभीत तो राहुल गांधी है, जो देश में नहीं बोलता, विदेश में बोलता है। सबसे बड़ी समस्या तो उसे ही है। जिस व्यक्ति को इतनी उम्र में ये भी समझना हो कि घर की बात घर में कर लें, बाहर मत करें, क्या टिप्पणी करें उसके ऊपर। आप खुद सोचिए, क्या वो ऐसी बातें करके जो विदेश में कर रहे हैं बात, देश की छवि बढ़ा रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। इस देश में सब आनंद में है, कहीं कोई जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है इस देश में।